बहू के ताने सुन सुनकर कामिनी जी परेशान हो गई थी। आए दिन मेघा अपनी सास को सुनाती रहती है, मम्मी जी इस घर में रहना है तो हमारी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, वरना अपना ठिकाना कहीं और देख लो। मैं दिन रात कमाता किसके लिए हूँ, जब मेरे ही परिवार को दोनों टाइम का खाना भी बिना किसी खिटपिट के नहीं मिलता। आपने मेरे घर को समझ क्या रखा है? यह मेरा घर है मम्मी, कोई धर्मशाला नहीं जो आप जब मन किया अपनी बूढ़ी सहेलियों को घर पर बुला लिया और मेरी पत्नी से चाय नाश्ते की फरमाइश करती हो। मैं तो सहन नहीं करूँगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हो। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत किया तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे आपको बाहर का रास्ता दिखाने में। कामनी जी का बेटा सागर उन पर तब चिल्ला रहा था जब वे खाना खाने बैठी थी। बेटे की ऐसी तीखी बातें सुनकर कामिनी जी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, इसलिए वे खाना थाली में ही छोड़कर जब उठने लगे तब बहू मेघा उनसे शेरनी की तरह गरजते हुए कहा, क्यों माँ जी, जब खाना खाने का मन नहीं था तो पहले ही क्यों मना नहीं किया? अब जब खाना खाने बैठी ही हो तो पूरा खाना खाकर ही उठो, वरना कभी खाना नहीं दूंगी। फिर बैठी रहिएगा भूखे प्यासे। खुद तो चारपाई तोड़ती रहती हैं और अनाज का नुकसान करती रहती हैं। जब खुद दिन रात कमाती ना तब पता चलता इन्हें कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। चुपचाप बैठकर खाना खाइए, वरना यही खाना कल सुबह भी मिलेगा, चाहे वह खराब हो या अच्छा रहे, आपको खाना ही पड़ेगा। कामिनी जी अपनी आंखों में आंसू लिए फिर से वह खाना खाने लगी। दूसरे दिन सुबह कामिनी जी सोकर उठी तो उन्हें बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्हें किसी ने चाय के लिए भी नहीं पूछा। अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर कामिनी जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगी। उनमें अपने कुछ कपड़े रखे और उदास मन से अपने पति की तस्वीर को उठाया और बोली, कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते बेटे को। कहते हुए वे वहीं पर रो पड़ी, परंतु फिर सोचने लगी कि नहीं नहीं, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आँखों से आंसू पोंछती हुई अपने पति की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो कि वृद्धाश्रम में ही रहती थी। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वे भी वृद्धाश्रम में रहना चाहती हैं। इतनी बात सुनते ही उनकी सहेली सीमा जी स्तब्ध रह गई। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। कामिनी जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की कलह से परेशान हो गई हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगी तब उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रही हो, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर कामिनी जी वृद्धाश्रम पहुंच गई। थोड़े ही समय में उनकी वृद्धाश्रम में बहुत सी सहेलियां बन गईं, क्योंकि वे बहुत ही मिलनसार महिला थी। वे सबके साथ हालचाल बांटती, बातें करती, रोज़ सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करती। धीरे धीरे कामिनी जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा।
घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के कलेश से कामिनी जी का हृदय छलनी छलनी हो गया था। हमेशा अपने पति की तस्वीर से बातें करती हुई कहती थी कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए हमने कभी अपना पसीना पानी की तरह बहाया था। एक दिन कामिनी जी वृद्धाश्रम के मैदान में टहल रही थी। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर से कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर कोई आंखों में आंसू लिए इस मैदान में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक आदमी था जो शायद उसका पिता था। उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस आदमी की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। अपने अंगोछे से चेहरा ढका होने के कारण ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग आदमी के हाथ में थमाया और उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग आदमी चुपचाप उस महिला की बात सुन रहा था। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग आदमी वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गए। कामिनी जी की ओर देखते ही अपने अंगोछे से अपने चेहरे को छुपाने लगे और फिर बिना कुछ कहे वह आदमी पुरुष विभाग की तरफ चला गया। तब कामिनी जी के साथ खड़ी एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक बाप के सपने टूट गए। कामिनी जी बार बार उस आदमी के चेहरे की ओर देखे जा रही थी। उन्हें लगा कि जैसे वह उस आदमी को जानती हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाई कि वह आदमी कौन है। अक्सर कामिनी जी देखती कि वह आदमी अपने अंगोछे से ज़्यादातर चेहरा छुपा कर रखते थे, लेकिन एक दिन जब वह आदमी बागवानी के काम में लगे हुए थे, तब कामिनी जी उसी समय टहलने के लिए निकली। बागवानी करते करते उस आदमी के मुंह से अंगोछा हट गया और कामिनी जी उस आदमी का चेहरा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवाल ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनकी एक सहेली भी उनके पास आई और बोली, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रही हो और इतनी गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थी, लेकिन तुम नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गई हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं है, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आई थी, बस मैं आ रही हूँ। खाने के कमरे में बैठने के बाद भी कामिनी जी की नज़रें बार बार मनोहर जी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहते थे कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? कामिनी जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछती हैं कि 2 दिन पहले जो एक आदमी वृद्धाश्रम में आया था, वह आज खाना खाने नहीं आए। क्या उन्होंने बताया है कि क्यों नहीं आए? वह अंकल जी आज बहुत दुखी हैं
इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रहे हैं, सुबह से अपने कमरे में बैठे रोए जा रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर कामिनी जी का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहती थी कि आखिर मनोहर जी के साथ हुआ क्या है, इसलिए थोड़ी देर बाद पुरुष विभाग में मनोहर जी के पास गईं। कामिनी जी को अपने सामने खड़ा देखकर मनोहर जी थोड़ा परेशान हो गए। तभी कामिनी जी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँचे? मनोहर जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर कामिनी जी और भी अधिक परेशान हो गई। उनका दिल किया कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? अपने ही विचारों में मग्न कामना जी वृद्धा आश्रम के मैदान में टहल रही थी। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वे गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गई। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, आंटी जी आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी के अभी पट्टी कर देता हूँ। कामिनी जी कहती हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुई कामिनी जी मैदान में ही पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गईं और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगी, जब वे बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू मेघा उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा सागर चिल्लाकर बोला, क्या संभलकर काम नहीं कर सकती? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता क्या? जब देखो चोट लगाकर बैठ जाती हो और हमारा काम ही बढ़ाती रहती हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती? पूरा दिन इधर से उधर घूमती रहती हो। उससे इतना भी नहीं बन पाया कि अपनी माँ का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब कामिनी जी का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी सी बात सुनते ही बहू मेघा बीच में ही जोर जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठी बैठी खर्चे बढ़ाती रहती हो और कोई काम धंधा तो करती नहीं हो। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब कामिनी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुकी थी। अपने अतीत में झांकती हुई कामिनी जी अभी अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी सामने से उनकी बुजुर्ग सहेली सीमा जी आती हुई दिखाई दी। सीमा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कामिनी जी बोली, क्या बात है सीमा, आज तो बड़ी ही खुश नज़र आ रही हो। तभी सीमा जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। सीमा जी की बातें सुनकर कामिनी जी कुछ परेशान सी हो गईं।
और अपनी सहेली से बोली, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रही हो? तभी सीमा जी बोली, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कामिनी जी उनसे नाराज़ होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सोचने लगी कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या मनोहर जी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है और सभी की ज़िंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर है। बिना किसी वजह से अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोतियों को याद करके आँखों में आंसू बहाते रहते हैं और बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। कामिनी जी को कविता लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाती थी। एक दिन जब वे एक कागज़ पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रही थी, तब उस पर अपने हालात बयान करते हुए उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। कामिनी जी उस समय ठिठक कर बैठ गईं और कागज़ को मोड़कर अपनी पर्स में रख लिया और अपने आंसू छुपाती हुई बोली, जी बोलिए कामिनी जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर कामिनी जी हैरान हो गईं, साथ में उनके चेहरे पर नफ़रत के भाव भी आ गए। सोचने लगी कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 साल का पोता कान्हा उन्हें देखते ही दादी दादी कहते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। कामिनी जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तो वे मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचती हुई गुस्से से अपने बेटे को देखती हुई बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रही हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला तो कोई है। वो माँ जी, दरअसल बात यह है कि आज कान्हा का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। कान्हा की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगी तो आपके पोते को भी बहुत अच्छा लगेगा। तभी कामिनी जी बोली, देखो मैं वह घर छोड़ चुकी हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती। उस समय उनका पोता बोला, माँ आप घर चलिए, वहाँ आपकी सहेली भी
पार्टी पर आ रही हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी कामिनी जी बोली, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी माँ कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रही हूँ या मर गई। फ़ोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धा आश्रम क्यों चली गई। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने के लिए आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहती हुई कामिनी जी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि माँ जी ऐसे नहीं मानेंगी, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर कामिनी जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, माँ हमें माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा है? इतनी बात सुनकर कामिनी जी का दिल पिघलने लगा। तभी कान्हा बोला, चलो ना दादी, हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर कामिनी जी खुद को रोक नहीं पा रही थी, परंतु बेटे और बहू की करतूत की वजह से वे घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन कान्हा ने कहा तो वे घर जाने के लिए तैयार हो गईं। फिर बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगी और जैसे ही कान्हा का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धा आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धा आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। कान्हा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और पास पड़ोस के बहुत लोग अच्छे से मिलते जुलते हैं। कामिनी जी की पुरानी सहेलियां भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिलीं, परंतु कामिनी जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसती मुस्कुराती हुई पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रही थी कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज़ वह देने वाली हैं उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। कामिनी जी अपने घर पर ही रुक गईं। जब वह अपने कमरे में सोने के लिए गईं तो अपने पति की यादों में खो गईं। अपने पति की यादों में गुम हुई थी। पता ही नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठी तो देखा बेटा बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वे बाहर आए तो बहू मेघा बोली, चलिए माँ जी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए मेघा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं माँ जी हमेशा के लिए यहीं रुकने का ही मन तो नहीं बना रही हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। कामिनी जी उन्हें देखकर हैरान थी और अपने
बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए वे भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगती हैं, वे देखती हैं कि उनकी बहू मेघा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वे मन ही मन सोचने लगी कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज़ दूंगी उसके बाद से तो तुम वृद्धा आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। कामिनी जी ऐसा सोचती हुई कार में बैठ जाती हैं। एक पल को अपने घर को निहारती हैं, फिर सोचती हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रह कर भी क्या करूँगी। अपना वृद्धा आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाती हूँ, अपने हिसाब से रहती हूँ और अपनी मनपसंद का काम करती हूँ, किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धा आश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर सामने खड़े हो गए। कामिनी जी कार से निकली और अंदर जाने लगी। जाते जाते रुक गईं और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही वाले थे, तभी कामिनी जी की आवाज़ सुनकर रुक गए। कामिनी जी ने फिर से कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनके बेटे बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के मैदान में पहुंचकर कामिनी जी वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से मनोहर जी को बुलाने के लिए कहती हैं। मनोहर जी जैसे ही बाहर आए, वैसे ही कामिनी जी का बेटा सागर उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू मेघा को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। दौड़कर मनोहर जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का मनोहर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेघा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई और भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि आप वृद्धाश्रम में हो। मैं आपके बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि पापा से बात नहीं हो रही है, पापा कहाँ हैं, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तब भाभी ने कहा कि आप तीर्थ यात्रा पर गए हो, इसलिए मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि आप तीर्थ यात्रा पर गए हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अपनी बेटी की बात सुनकर मनोहर जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वे लोग वृद्धा आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन पापा आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकते थे ना, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ यह सब करने की हिम्मत। इतना कहते हुए मेघा अपने पापा के गले लग गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकता था बेटा, जिस दिन से वृद्धा आश्रम में आया मैंने तुम्हारी सास को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताता। इतना कहते हुए मनोहर जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो।
यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी तो अपनी सास को अपने घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारे बाप कहलाने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी सास को घर से निकाल दिया और एक ने अपने पिता को घर से निकाल दिया। अपने मनोहर जी की बातें सुनकर मेघा का सिर शर्म से झुक गया। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ वह मेरे पिता के साथ भी हो सकता है। तभी मनोहर जी बोले, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, अपनी सास से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई मेघा अपनी सास की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिरकर, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी सागर ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। तब कामिनी जी और मनोहर जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा, हमें अब अपने बेटे बहू या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्धाश्रम में ही रहकर सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु दोनों का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा किए गए धोखे झेल सकें। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। मेघा और सागर दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सास के कमरे में उनके बिस्तर के ऊपर एक कागज़ रखा हुआ था, जो शायद उनकी पर्स में से निकलकर गिर गया होगा। जब सागर ने उस कागज़ को खोल कर देखा तो उसमें उसकी माँ ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपनी माँ के द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर सागर के दिल में न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर मेघा अभी तक अपने पिता के हालात को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धाश्रम में हैं संतान की वजह से। जब सागर का बेटा कान्हा बड़ा हुआ तब वह भी अपने पिता को वैसा ही जवाब देता था जैसा जवाब सागर अपने माँ को दिया करता था। और जब सागर या मेघा उसे समझाते हैं कि हमने अपना खून पसीना एक करके तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उसकी कद्र किया करो, तो वह कहता है, यह तो हर माता पिता का फर्ज है, आप लोगों ने कौन सा अलग कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि कान्हा को विदेश में नौकरी लगवाने के लिए सागर ने अपना घर बेच दिया, यह सोचकर कि उनका बेटा अच्छा पैसा कमाने लगेगा तो उन्हें सुखपूर्वक रखेगा। लेकिन उसने वैसा नहीं किया। वह एक बार विदेश गया तो दोबारा
अपने माता पिता के पास मिलने के लिए भी नहीं आया। उसने विदेश में एक भारतीय लड़की से शादी कर लिया और अपनी दादी और नाना को वहीं ले जाकर उनकी खूब सेवा की। इधर जब सागर के पास किराए के पैसे देने के लिए नहीं थे तो उसके मकान मालिक ने उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उस दिन सागर को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जब वे दोनों भटकते भटकते उसी वृद्धाश्रम में पहुँचे और अपने माता पिता के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि उनका पोता कान्हा उन्हें अपने साथ विदेश में लेकर चला गया है। अब वे हर सप्ताह वीडियो कॉलिंग में हमसे बातें करते हैं। सागर और मेघा अपने किए पर बड़ा अफसोस हो रहा था। जब कामिनी जी और मनोहर जी ने सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात रविवार के दिन जब कान्हा की छुट्टी थी वीडियो कॉलिंग किया तो उसमें अपने बेटे बहू और अपनी बेटी दामाद को देखकर और कान्हा अपने माता पिता को देखकर दंग रह गए। उधर अपने माता पिता और बेटे को देखकर सागर और मेघा की आँखों में आंसू आ गए। तभी कामिनी जी बोली, बेटा यह तो समय का पहिया है, घूमता रहता है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। अब तुम भी सुखपूर्वक रहो अपनी असली उम्र में, अपनी असले घर में। हम तो अपने पोते और पोते बहू के साथ बहुत खुश हैं, कहकर फ़ोन काट दिया। सागर और मेघा एक दूसरे के आंसू पोंछने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, कान्हा ने अपने दादी और नाना के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना।